आज का दिन बहुत महत्व रखता है, इसलिए क्योंकि जो देश भर का किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के हमारे राजधानी के चारों ओर जिस तरह से किसान लोग शांतिपूर्वक बैठे अपनी मांगों को लेकर, और राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने और दूसरी विपक्ष की पार्टियों ने कृषि मुद्दों को उठाया है। जब से ये 3 काले कानून बने या उससे पहले अध्यादेश लाए गए, इनकी असलियत आप सबके सामने रखी गई, बार बार रखी गई, कांग्रेस पार्टी द्वारा, विपक्ष द्वारा और किसान संगठनों द्वारा। नई बात नहीं है। 7 बार केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को बुलाया डायलॉग के लिए। आज फिर है, आज 30 तारीख है, नया साल आने वाला है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार केवल किसानों को उलझाए हुए है अपने हठ में। जहां ये तक कह दिया जाए कि झुकने वाले नहीं हैं, तो इस चीज़ को जो प्रेस्टीज पॉइंट बना ले तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? क्या आगे बढ़ने का केवल दिखावा और ढोंग चल रहा है? नया साल आ रहा है, हमारी डिमांड भी है और हमारा अनुरोध भी है सरकार से, केंद्रीय सरकार से, कि राजहट छोड़ें, लोकतंत्र में आम लोगों की, किसानों की, मजदूरों की बात सुने। 62 करोड़ किसान जो कृषि पर आधारित है, किसान मजदूर जिसकी जीविका उस पर आधारित, और देश भर के 139 करोड़ जनसंख्या उन पर निर्भर हैं। देश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। तो क्या ये राजहट उचित है साथियों? बात ये है, मूल बात यही है कि आज एक बार फिर आपने किसानों को बुलाया है। हम उम्मीद करेंगे, हम आग्रह करेंगे, हम मांग कर रहे हैं कि इस सरकार को अपना हट छोड़ना चाहिए, किसानों की बात को, हमारी बात को मानना चाहिए। तीनों काले कानून पहले ख़त्म करें और उसके बाद नए सिरे से एक नई शुरुआत नए साल में करें। देश को सौगात दें, किसान मजदूर को नए साल की सौगात दें। 2020 अच्छा साल नहीं रहा है किसी भी प्रकार से, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे कोरोना की बात करें, चाहे हमारे अन्नदाता और मजदूर की बात करें। नई शुरुआत करने का मौका है इस सरकार के पास। अपना हट छोड़कर आगे बढ़ें। जो आप हाथ आगे बढ़ाने का ढोंग कर रहे हैं, आप असली में आगे बढ़िए, अन्नदाता को गले लगाइए और इस देश को एक नई सौगात दीजिए। साथियों, आपने बहुत सी बातें इस सरकार ने कही हैं कि हम ये करने को तैयार हैं, वो करने को तैयार हैं। कभी हमारे ऊपर लांछन लगाए जाते हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है। अलग अलग जगह जो भी बात, मैं हरियाणा के बारे में आपको कहना चाहूँगी कि हमारा किसान, हमारा मजदूर आज इतना ज़्यादा एजिटेटेड है, दुखी है, सड़कों पर है, जगह जगह पर, ना केवल दिल्ली के आसपास लेकिन हरियाणा भर में जगह जगह पर हमारा किसान और मजदूर बैठा हुआ है, हड़ताल कर रहा है, अपनी आवाज़ सुना रहा है। लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, सारा देश उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रोपेगेंडा कुछ भी हो, लेकिन आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लोगों में अपना मत खो चुकी है। हमारे यहाँ 10 से ज़्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं हरियाणा के। सरकार को चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उनके परिवारों को मुआवजा दें, कहीं नौकरी की बात करें। किसानों को आप दिखाइए कि किसान भी आपका हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। हरियाणा की सरकार एकदम इस बात में पीछे
हट चुकी है। कायदे से हमारे मुख्यमंत्री को, क्योंकि हरियाणा कृषि बाहुल्य प्रदेश है, हमारे मुख्यमंत्री को डेलीगेशन ले जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए था। हरियाणा के किसान मजदूर की पीड़ा वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बताते, कोशिश करते उनको समझाने की, क्योंकि दिल्ली में बैठे इनको सारी बातें नीचे की नज़र नहीं आती है, बहुत ऊंचा बैठे हैं, ज़मीन की बात नज़र नहीं आती। तो मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए था प्रधानमंत्री के सामने, हरियाणा के किसान मजदूर की पीड़ा उनको सुनानी चाहिए थी। आप देखते हैं कि हरियाणा में कितने विधायक, चाहे रूलिंग पार्टी के हों, रूलिंग पार्टी के सपोर्टिंग पार्टी के हों, निर्दलीय हों, कितने लोग आज के दिन समय समय पर अपने आप को किसानों के साथ जुड़ता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनकी भी नहीं सुन रही। तो सरकार को तो आप देखते हैं इनकी कार्यशैली, जो एक तानाशाह सरकार होती है, जो हर बार कोई ना कोई फरमान जारी कर देती है बिना लोगों से बात किए, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई प्रेस्टीज पॉइंट, कोई ईगो नहीं होना चाहिए। देश की बात है, अन्नदाता मजदूर की बात है, लोकतंत्र में लोगों की बात सर्वोपरि होना चाहिए। और उसके लिए सरकार को बात झुकने की नहीं है, बात जिद छोड़ने की है और किसानों को गले लगाने की बात है। आगे आने वाला समय साथियों, जैसा कि बार बार कहा गया है, राहुल जी ने कहा है, ये जो कॉरपोरेट को ये गले लगाते हैं किसान और मजदूर के बनस्पत, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि कुछ लोगों को तो आप फायदा दें, और जो किसान है हमारा, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आगे क्या होगा, क्या नज़र आ रहा है? आप मंडियां ख़त्म कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट कैसी होगी? जो हमारा गरीब इंसान है उस तक आप राशन, दाने, आटा कैसे पहुंचाएंगे? प्रोक्योरमेंट आप करेंगे नहीं, मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, उनके दफ्तर खुल जाएंगे, चाहे उनकी मिल है चाहे कहीं है, तो उनको रेगुलेट कौन करेगा कि किसान को क्या हो रहा है? हाँ, जहाँ तक कि कॉर्पोरेटाइजेशन की बात है, दैट लीड्स टू रेगुलेशन। रेगुलेशन होगा तो जीएसटी है, टैक्सेशन है, ये टेढ़ा रास्ता है। आप देखेंगे पीछे के रास्ते से आगे ये टैक्स का बर्डन किसान तक भी पहुँच जाएगा। आगे आगे कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब यही होता है, टैक्स, मुनाफा, मुनाफे पर टैक्स। और जब पार्टनर किसान होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, तो उसका बर्डन किसान पर भी लाजमी आगे आने वाले समय में आएगा ही आएगा। तो किसान का आप फ़ायदा क्या कर रहे हैं? ना गरीब आदमी का फ़ायदा कर रहे हैं, ना किसान का फ़ायदा, ना मजदूर का फ़ायदा जो आज के दिन कार्य करता है, नागरिक का फ़ायदा नहीं, केवल कुछ चंद कॉरपोरेट लोगों का फ़ायदा, मुनाफा नहीं, मैं तो कहूँगी मुनाफाखोरी की ओर जाएगा, काला बाजारी की ओर जाएगा। जो होर्डिंग होती थी वो होगा। तो साथियों, हमारी मांग है, क्योंकि मेरा प्रदेश, हमारे यहाँ किसान बहुत ज़्यादा दुखी है। हम चाहेंगे कि हमारी आवाज़ इस सरकार, जो ये बहरी और अंधी सरकार हो चुकी है, उस तक पहुँचे और किसान को नए साल का, देश को एक तोहफा मिले, सभी अपने घर जाएं, सभी लोग पनपें, फलें, फूलें और ये देश आगे बढ़े, यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी हमारे उत्तरा आदरणीय शैलजा जी, जहाँ साहब और प्रेस के मेरे सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नया साल आपके और हमारी ज़िंदगी में नई रोशनी लेकर के आए, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अभी शैलजा जी ने बड़े विस्तार से
केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हितों के विपरीत जो 3 काले कानून पारित किए गए हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही। मैं उनसे अपने आप को शपथ करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से ये तीनों काले कानून पारित करने का काम किया गया, निश्चित रूप से जब हमने राज्यसभा की कार्रवाई देखी तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। इन 3 काले कानूनों के विरोध में किसान लगातार संघर्ष करता आ रहा है और सरकार से कई दौर की बातचीत भी हो गई, लेकिन कोई नतीजा उस बातचीत का नहीं निकल पाया। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार हठधर्मिता पर है। एक और किसानों को न्योता देते हैं इस बात के लिए कि आइए हम अक्रॉस द टेबल बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर धमकी भरे लहजे में इस बात को भी कहते हैं कि कानून वापस नहीं होंगे। तो फिर कैसे डेडलॉक टूटेगा? ये जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से केंद्र की जो सरकार है उसकी बनती है। किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है। ऐसे कड़ाके की ठंड है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं और बच्चे इस सर्द मौसम में दिल्ली की सीमाओं पर इस काले कानून के विरोध में संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आपने निश्चित रूप से स्वयं वहाँ जा कर के देखा होगा। मुझे भी मौका मिला, मैं वहाँ पर गया था, क्योंकि उत्तराखंड के हमारे किसान साथी इस काले कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये केंद्र की सरकार ने किसानों से 3 बातें कही थी। पहला वादा क्या था, मैं उत्तराखंड का जिक्र करना चाहता हूँ। जब 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड की सरजमी पर आते हैं और किसानों से ये वादा करते हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम किसानों का ऋण माफ़ करने का काम करेंगे। कोई ऋण माफ़ नहीं हुआ। 2022 तक किसानों की आय दुगना करने का काम जो है केंद्र की सरकार करेगी। 2021 का आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन किसानों की आय दुगनी करने का जो रास्ता है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और तीसरी बात, किसानों को सम्मान निधि देने की बात केंद्र की सरकार ने कही। मैं कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जनपद में लक्सर तहसील में 2 गांवों का सर्वे हुआ। उसमें 185 लोगों का फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि लेने का मामला आया है। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई लोगों के पास जमीन नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी है। लगभग 2 गांव में 15 लाख रुपया का भ्रष्टाचार हुआ है। अब पूरे देश का आकलन आप कर लीजिए कि क्या स्थिति सम्मान निधि की होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। किसान जो है 3 काले कानून को लेकर के संघर्ष कर रहा है सड़क पर, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और उनका कहना जायज़ है। एक और सरकार कहती है कि हम एमएसपी को समाप्त नहीं करेंगे। भाई, अगर आप एमएसपी को समाप्त नहीं करेंगे और आपने एक कानून बना दिया है, तो उस कानून में एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा है, ये किसान पूछ रहा है। आपने मंडियों के परिप्रेक्ष्य में कहा कि प्राइवेट मंडियां जो हैं वो अगर आएंगी तो किसान को लाभ पहुंचेगा। दोहरी व्यवस्था है।
एक सरकारी मंडी है, दूसरी प्राइवेट आदमी की मंडी है। केंद्र की सरकार जब न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी तो जो सरकारी मंडी होगी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की उपज को खरीदने का काम करेगा। लेकिन जहां प्राइवेट मंडी है तो स्वाभाविक बात है वो जो केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित होगा उससे ज़्यादा दामों पर किसानों की फसल खरीदने का काम करेगा। और ये 3-4 साल तक चलेगा। और जब 3-4 साल तक ये व्यवस्था चलेगी, सरकारी मंडी में किसान अपनी उपज नहीं लाएगा, प्राइवेट मंडी में ले जाएगा, तो राज्य सरकारें जो सरकारी मंडियां होंगी उसको स्वतः ही समाप्त कर देगी कि कहाँ से हम जो मंडी में कर्मचारी हैं उनका जो तनख्वाह है कहाँ से हम उसका भुगतान करेंगे। और जो प्राइवेट जब सरकारी मंडी बंद हो जाएगी तो प्राइवेट मंडी की मोनोपोली हो जाएगी। फिर वो जिस दाम पर चाहेंगे उस दाम पर किसान से खरीद करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ या तो सरकार इस बात की गारंटी करे कि जो प्राइवेट मंडी होगी उसमें भी समर्थन मूल्य का कानून होगा, तब तो बात बनती है। और अगर कानून से वो बाहर रहेंगे, दायरे से वो बाहर हैं, तो फिर कैसे संभव हो पाएगा। और दूसरा काम जो इस सरकार ने किया है, 1955 का जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, जिसमें ये व्यवस्था थी कि कोई भी व्यापारी, कोई भी पूंजीपति एक स्लैब तक, एक सीमा तक जो है भंडारण कर सकता है। अगर उस सीमा से ज़्यादा भंडारण करेगा तो उसके खिलाफ कालाबाजारी के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन इस सरकार ने बड़ी होशियारी से इस कानून को समाप्त करने का काम किया और पूंजीपतियों को सीधा सीधा संरक्षण देने का काम किया है और कहा है कि आप जितना मर्जी चाहे उतना भंडारण कर लीजिए। और जब कोई व्यापारी, कोई पूंजीपति असीमित भंडारण करेगा तो अपनी चीज़ों को बाहर कब निकालेगा? तब निकालेगा जब बाजार में मूल्य ज़्यादा होंगे या उसकी जो टर्म्स और कंडीशन होगी उसके आधार पर वो बाहर निकालने का काम करेगा। तो जहाँ किसान को नुकसान हो रहा है वहीं आम उपभोक्ता को का भी इसका नुकसान होगा। जो गरीब व्यक्ति मजदूरी करके 2 वक्त का खाना अपने परिवार को देता है, तो जो महंगाई जब बढ़ेगी तो उसका तो जीना दुर्लभ हो जाएगा। इसका दुष्प्रभाव पूरे देश के हर व्यक्ति पर पड़ेगा। ये हालत, ये स्थिति है। ऐसा लगता है कि इस कानून को बनाने से पहले पूंजीपतियों में और सरकार में कोई गुप्त समझौता हुआ। यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर अडानी और अंबानी, जिनका हम जिक्र करते हैं, सैकड़ों एकड़ में जो है गोदाम बन गए। अरे जब कानून था तो उस कानून के तहत तो आप असीमित भंडारण कर ही नहीं सकते, लेकिन पर्दे के पीछे सब खेल हुआ। और ये हालत है, ये स्थिति है कि आज किसान जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर के संघर्ष करने का काम कर रहा है और लगभग 35 दिन होने जा रहे हैं, सरकार सुध नहीं ले रही। उत्तराखंड राज्य का जिक्र करना चाहता हूँ। उत्तराखंड राज्य के अंदर केंद्र सरकार ने धान का जो है समर्थन मूल्य 1868 रुपये घोषित करने का काम किया। लेकिन हालत ये है, स्थिति ये है कि किसान का धान 1200, 1300 और 1400 रुपये जो है पर कुंटल बिका है। ये हालत है, ये स्थिति है और इसीलिए किसान आंदोलनरत है। जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तो उत्तराखंड से भी कई किसान जो है दिल्ली के मोर्चे पर आए और 25 दिसंबर को जब किसान जो है उत्तराखंड से जो है दिल्ली आ रहे थे तो बैरिकेड लगा करके उनको रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन किसान ने शांतिपूर्ण तरीके से आह्वान किया कि हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। वो दिल्ली आए और जो राज्य सरकार है उस राज्य सरकार ने लगभग 1500 किसानों पर जो है मुकदमे दर्ज करने का काम किया है। ये हालत, ये स्थिति है और मैं समझता हूँ कि आज देश का अन्नदाता संघर्ष कर रहा है। निश्चित रूप से कई बार सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं
कि कांग्रेस इस आंदोलन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, यदि देश का अन्नदाता सड़कों पर होगा तो फिर कांग्रेस मौन नहीं रह सकती। हम किसानों के साथ लाभबद्ध होने का काम करेंगे, उनके साथ खड़े होने का काम करेंगे, और जो आंदोलन वो चलाएंगे उस आंदोलन में हमसे जो बन पड़ेगा हम सहयोग करने का काम करेंगे। हम तो केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, आज फिर से किसान और सरकार वार्ता की मेज पर हैं। इस वार्ता के माध्यम से ऐसा हल जो है केंद्र सरकार निकाले कि किसान नव वर्ष को जो है अपने घर और गांव में मनाने का काम करे। लेकिन हठधर्मिता है, एक ओर किसानों को वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर धमकी भरे लहजे में किसानों को धमकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि किसान कटिबद्ध है इस बात के लिए कि जब तक ये 3 काले कानून केंद्र की सरकार वापस नहीं ले लेती है, वो संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। और हालात और स्थितियां आपके सामने हैं, कई किसानों ने आत्महत्या कर दी, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। तो ये परिस्थितियां हैं उत्तराखंड राज्य की और किसानों की। इसलिए आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम केंद्र की सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि आज की वार्ता में निश्चित रूप से किसानों के हितों को संरक्षित करने का काम केंद्र की सरकार करे। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आग्रह करूँगा कि हम सवाल जो है किसानों के मुद्दे से ही रखेंगे। जी, अरुण सिंह जी, नेटवर्क 18 से। हमारे चर्चा के 2 सवाल है। एक तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कृषि मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं मीरा बने आंदोलन आंदोलन से, और 2 साल तक इस कानून को किसान माने, उसके बाद बैठ के बात कर लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। पहला सवाल। और दूसरा, जो पंजाब में मोबाइल टावर को क्षति पहुंचाई जा रही है, तमाम लोग परेशान हो चुके हैं, इन दोनों मुद्दों पे आप कहेंगे। देखिए, जहाँ तक कि माननीय रक्षा मंत्री जी की बात है, उनको तो ये बोलना पड़ रहा है। सब जानते हैं कि ये जो हठ है प्रधानमंत्री जी की ओर से, ये देश को गवारा नहीं है। अब उसमें चाहे कोई भी नेता हो, मंत्री हो, उनको वही बात कहनी पड़ती है जो ज़मीनी स्थिति के विपरीत है। कायदे से ये होना चाहिए था कि पहले बातचीत करते, उनसे संवाद करते, और उसके बाद ये कानून या अध्यादेश पहले लाते। और अध्यादेश के बाद भी इनके पास बहुत समय था कि किसानों से जो संगठन हैं उनसे बातचीत करते, डायलॉग करते, या फिर कमेटी बैठाते आप, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए था, नहीं तो सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती जिसमें सभी पार्टियों के मेंबर होते और इन संगठनों से बातचीत की जाती। आप आज कह रहे हैं कि हम 22 संशोधन कर सकते हैं। 22 संशोधन का क्या मतलब रहता है? अब संशोधन आप करने की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि चलो 2 साल पहले देख लो। कृपया एक बात पर आ जाइए। बात यही रहेगी कि आप इन कानूनों को पहले निरस्त करें, बातचीत करें, किसानों को सबको पहले समझाएं, और उसके बाद से आप फिर देखें कि क्या हित है क्या अहित है। जो आप 2 साल की बात कर रहे हैं, तो 2 साल तो आप अब आगे जाने का क्या मायने है, जब आप ये एक्सपेरिमेंट 2006 में बिहार में पहले कर चुके हैं और वहाँ पर कोई सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई। ये तो दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी आपने किसानों का हित या कृषि क्षेत्र को समझने की कोशिश ना करते हुए केवल कॉर्पोरेट्स का हित समझकर आप ये कानून लेकर आए। तो आज के दिन जो इस तरह की बातें हैं वो बेमायने रह जाती हैं। 2006 से अब तक जो आपको समझ नहीं आई है, जो आपको दिख नहीं रहा है, अब आगे आप
क्या दिखाना चाहेंगे, ये केवल किसानों को, मजदूरों को बरगलाने की बात आ जाती है। जहाँ तक कि दूसरी आपकी बात है, जो टावर पंजाब में मुख्यमंत्री ने निंदा की है और खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है इसकी ये गलत कार्य हुआ है और इसका इंक्वायरी भी की जाएंगी कि किस तरह के तत्व हैं जिन्होंने ये कार्य किया और उचित कार्रवाई उसमें की जाएगी। और किसानों से यही आग्रह किया है कि किसान इसके बीच में ना आए, लेकिन अब आगे इंक्वायरी से मालूम पड़ेगा। Why? What separate issue? There are 104 bureaucrats who have written letters to the UP government saying that the anti-love jihad law has made UP epicenter of divisive and communal politics. How do you see it? Well, I think though this is not part of today's agenda, but as any normal citizen would say, that it's not just 104 retired IAS officers who have actually served the country, but any normal free-thinking person would say that you cannot have these kind of laws in a country. And I think case after case, even the courts are stepping in and saying that there are some issues which are between two individuals and they have to decide on their own what to do, rather than bring these extraneous issues into it. Today, I would say this is only part of BJP's RSS divisive agenda. I don't know what useful purpose it will serve. This is just to show up some religious agenda rather than giving justice to people. The courts are always there to give justice. We already have enough provisions, and even, I may point out, even after this so-called these kind of laws that have come into force, even after that, the courts have decided to the contrary. And many times you find, and this is what we come to know as per media reports, that even the law enforcement agencies, the police, they find it very difficult to put in place these kind of sections. So I don't know what purpose it's serving as far as these individuals are concerned, but certainly it is a part of BJP divisive agenda, and they're doing it in state after state. जी जी ये बात यही हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक एजेंडा है लोगों को बांटने वाला, ये उसी का हिस्सा है। कहाँ से ये मांग थी, कहाँ से क्या था, जो कन्वर्जन की बात है वो अलग है, लेकिन इस तरह का ये नाम भी देना, जो जिस तरह से नाम दे रहे हैं, वो नाम अपने आप में लोगों को बांटने वाला नाम है। मुझे लगता है कि अगर कहीं या तो कोई, आप बताइए कि व्यापक रूप से, जैसे हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, एक दिन में सामाजिक संस्थाएं शादियाँ करती हैं कि 50 लोगों की कर दी, 100 लोगों की शादियाँ कर दी, तो वो एक मैस मूवमेंट सोशल होती है। ये इस तरह का कहीं नज़र आया है क्या? अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई इंडिविजुअल्स कुछ फैसला करते हैं तो उसमें, और एडल्ट हैं, बालिग हैं, कुछ फैसला करते हैं, उसमें अगर बाद में बात आ जाती है कुछ इस तरह की, तो बहुत कानून है देश में, और जो हमारे कोर्ट्स हैं वो इसमें फैसला भी देते हैं। अभी भी ये कानून आने के बाद भी यूपी के ही कोर्ट्स ने ये फैसले दिए हैं कि ये तो इनके दो इंडिविजुअल्स के आपस की बात है। और जहाँ कई जगह कोशिश की गई है केवल दिखाने के लिए, इस एजेंडा को आगे करने के लिए, जहाँ इस तरह की कोई शादी भी हुई हो, तो वहाँ पुलिस को भी ये लगा कि इसके प्रोविज़न वहाँ पे लागू करना कितना मुश्किल है, और अभी तक ये उसमें कुछ कर नहीं पाए हैं। तो ये केवल लोगों को बांटने का इनका एजेंडा है। नाम भी ऐसा दिया है, चाहे इसमें धर्म को लाने की कोशिश की हो, तो ये तो एक ऐसी हरकत है जिससे किसी का फ़ायदा तो होगा नहीं, और लेकिन देश को बांटने के एजेंडा का हिस्सा ये ज़रूर हो सकता है।